यह कहानी एक दामोदर नाम के व्यक्ति की है। उसके पास एक बहुत बड़ा खेत था। वह अपने खेत में खेती किया करता था। इससे उसका गुजारा काफी अच्छा चल रहा था। दामोदर अपनी बेटी तारा के साथ रहता था। कुछ वर्ष पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया लिखाया था। दामोदर तारा के लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगा, परंतु इस बात से तारा खुश नहीं थी। एक दिन तारा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे किसी से विवाह नहीं करना। अरे मेरी प्यारी बच्ची, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक न एक दिन लड़कियों को विवाह करके अपने घर जाना ही होता है। क्यों पिताजी, क्या यह मेरा घर नहीं है? अरे नहीं मेरी बच्ची, यह तू कैसी बातें कर रही है? यह जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। तो फिर पिताजी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे विवाह नहीं करना। अगर मैं विवाह करके चली गई तो मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और उसके बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? बेटी, मैं तो कुछ वर्षों का मेहमान हूँ। मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? उसके बाद तू अकेली रह जाएगी। इसलिए अच्छा यही है कि तू अभी समय से विवाह कर ले, ताकि तू अपने घर में आराम से रह सके और तुझे किसी बात की चिंता ना हो। इतना कहकर दामोदर खेत में चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दामोदर का एक रिश्तेदार उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे भाई दामोदर, मैंने तुम्हारी बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़का शहर में नौकरी करता है, उसका घर बार और लड़का भी बहुत ही अच्छा है। इसलिए तुम तारा बिटिया का रिश्ता उसी से कर दो। तब दामोदर उसकी बात मान लेता है और उसके बाद लड़के के घर वाले तारा को देखने आते हैं। दामोदर को वह लड़का पसंद आ जाता है। लड़के वाले दामोदर से जितने दहेज की मांग करते हैं, दामोदर उतना दहेज देने के लिए मान जाता है। दामोदर सोचता है, आखिर तारा मेरी इकलौती बेटी है, क्यों न मैं उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करूं। आखिर मुझे ये जमीन जायदाद अपने साथ थोड़े ही लेकर जानी है। दामोदर अपना आधा खेत बेचने का निर्णय लेता है और अपनी बेटी का विवाह चंदू के साथ धूमधाम से कर देता है। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था। तारा का पति शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह कई दिनों बाद ही घर आया करता था। तारा की सास कलावती और उसकी ननंद चंपा दोनों बहुत ही घमंडी थी। तारा जब भी खाना बनाती, वे दोनों हमेशा उसके खाने में कमियां निकालती। हे भगवान, कितना बेस्वाद खाना बनाया है। इसे देखकर तो मेरा मन ही भर गया। माँ जी, आखिर खाने में कमी क्या है? एक तो गलती करती है और ऊपर से जबान भी लड़ाती है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही है। भाभी, क्यों आप खामखा ही माँ से बहस कर रही हो? आगे से खाना ठीक से बनाना। तारा कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती। एक दिन कलावती तारा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, ला बहू, तेरे पास जितने भी गहने हैं सब मुझे दे दे। परंतु माँ जी, वह गहने तो मेरे हैं, आप इन गहनों का क्या करोगी? भगवान, कैसी बहू दे दी तूने मुझे। अरे तू तो मुझसे हर बात में बहस करने लग जाती है। माँ जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो केवल आपसे पूछ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना, चुपचाप वो गहने मुझे ला कर दे दे। अरे मैं इस घर की बड़ी हूँ और सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इन गहनों को अपने पास संभाल कर रख लूंगी। तारा अपनी सास की बात मान जाती है और अपने सारे गहने कलावती को दे देती है। कलावती और चंपा सारा दिन हुक्म चलाती और तारा से सारा घर का काम करवाती। एक दिन कलावती चंपा से कहती है, तुझे पता है, जो हमारी पड़ोसन है ना, वह बता रही थी कि उसकी बहू कितना दहेज लेकर आई है। वह तो अपनी बहू की खूब तारीफ कर रही थी, और एक हमारी बहू को देखो, जो उसने हमें इतने कम में निपटा दिया। अरे हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा। ऐसे बेटे के लिए तो ज्यादा दहेज बनता था। अरे माँ, तो अब और मांग लो ना। तुम भाभी को बोलो कि वह अपने पिता से कुछ रुपए लेकर आएगी। वैसे भी भाभी अपने पिता की इकलौती संतान है, तो जो भी उसकी जमीन जायदाद है वह सब भाभी की ही तो हुई। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। कलावती तारा के पास जाकर उससे कहती है, हमें और दहेज चाहिए। तुमने उस समय हमें बहुत ही कम दहेज दिया था। माँ जी, आपने मेरे पिताजी से जितना कहा था, उन्होंने उससे ज्यादा ही दिया था। उन्होंने दहेज की वजह से अपने आधे से ज्यादा खेत बेच दिया। अब भला मेरे पिता पैसे कहाँ से लाएंगे? उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी
उन्होंने वो भी दे दी थी तब। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे और दहेज चाहिए। इस बारे में तू अपने पिता से जाकर बात कर। मैं अपने पिता से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कलावती तारा को खूब मारती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन कलावती तारा से फिर से कहती है, बहू, मेरी बात तेरे समझ में नहीं आती। मैंने कितनी बार तुमसे कह लिया कि अपने पिता से कुछ पैसे मांग कर ला, पर तू है जो मेरी बात सुनती ही नहीं। माँ जी, मैंने भी आपसे कितनी बार कह लिया कि मैं अपने पिता से पैसे नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी। अगर पैसे नहीं लाएगी तो निकल जा मेरे घर से। जब तक पैसे लेकर ना आए तब तक इस घर में मत घुसना। माँ जी, भगवान के लिए आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे पिता के पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं है। कलावती और चंपा दोनों ही उसकी एक भी बात नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तारा अपने पिता के पास आ जाती है और उन्हें सारी बात बता देती है। तब दामोदर कहता है, कोई बात नहीं बेटी, मैं तुझे कुछ रुपए दे देता हूँ। कम से कम इससे तेरा घर तो बर्बाद नहीं होगा। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। यह सब गलत है। वह लोग दहेज के भूखे हैं। अगर आप एक बार दोगे तो वह बार बार मांगेंगे। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से जाकर बात करता हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद वह मेरी बात मान जाए। दामोदर कलावती के पास जाता है और उससे कहता है, देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी के साथ जो व्यवहार कर रही है वो गलत है। कलावती दामोदर की किसी बात पर ध्यान नहीं देती और बार बार उससे पैसों की मांग करती है। ठीक है, मैं अपना खेत बेचकर आपको पैसे दे दूंगा, परंतु इसके बारे में तारा को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही आप दोबारा कभी उस पर हाथ उठाएंगी। ठीक है, अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम तुम्हारी बेटी को कभी परेशान नहीं करेंगे। दामोदर अपने घर आ जाता है और अपनी बेटी को समझाता है। बेटा, मैंने तुम्हारे ससुराल वालों को समझाया है और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वह आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। अब तुम अपने घर जा सकती हो। तारा अपने पिता की बात मान जाती है और वापस अपने ससुराल लौट जाती है। दामोदर अपने खेत का बचा हुआ हिस्सा भी बेचकर उससे जितने भी पैसे मिलते हैं वह सब कलावती को दे देता है। मैंने अपनी बेटी की खातिर अपनी सारी जमीन बेच दी। अब भगवान के लिए उससे कुछ मत कहना। कलावती बहुत खुश हो जाती है और वह कुछ दिनों के लिए तारा को परेशान करना बंद कर देती है। परंतु कलावती दोबारा अपना असली रंग दिखाने लग जाती है। तारा अपनी सास के सारे जुल्म सहती। वह सोचती, कम से कम मेरी सास अब पैसे की मांग तो नहीं कर रही। एक दिन तारा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुछ दिन के लिए अपने पिता के पास जाना है। कई दिन से मुझे लग रहा है कि वह जरूर किसी परेशानी में है। तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मेरे पिता अकेले रहते हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। मेरा इतना तो अधिकार बनता है कि मैं एक बार उनसे जाकर मिलूं और उनका हाल चाल पूछ लूं। मैंने बोल दिया ना, कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना। समझ गई ना तुम? तारा मन मारकर रह जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, मगर यह सब तारा कब तक बर्दाश्त करती। इसलिए वह निर्णय करती है कि आज तो वह अपने पिता से मिलने जरूर जाएगी। तब वो कलावती के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मुझे अपने पिता से मिलना है। कृपया करके आप मुझे जाने दीजिए। अरे, मेरी बात तेरे दिमाग में नहीं घुसती? मैंने कितनी बार तुझे बोल दिया तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तू गई तो इस घर में तुम्हें कभी वापस नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ जी, पर मुझे अपने पिता से मिलना ही होगा, इसलिए मैं उनसे मिलने आज जरूर जाऊंगी। कलावती तारा को रोकती है, पर तारा उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह अपने पिता से मिलने अपने मायके चली जाती है। जब तारा वहाँ पर आकर देखती है तो कोई और ही व्यक्ति मिलता है। तारा उस व्यक्ति से पूछती है, आप कौन हैं और मेरे पिता के घर में क्या कर रही हैं? अब ये हमारा घर है। हमने कुछ महीने पहले ही दामोदर नाम के एक व्यक्ति से इस घर को खरीदा है। जब तारा ये बात सुनती है तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। तारा घर के बाहर बैठकर रोने लगती है। वह सोचती है, आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया और वह अब कहाँ चले गए? तारा की ऐसी हालत देखकर उसका पड़ोसी उसके पास आता है और उसे सारी बात बता देता है। बेटा,
तुम्हारी सास एक दिन यहाँ आई थी और बार बार पैसों की मांग कर रही थी। उसने तुम्हारे पिता को धमकी दी थी कि अगर वह उसे और पैसे नहीं देगा तो वह तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। तब दामोदर ने अपने इस घर को भी बेच दिया। चाचा जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता इस समय कहाँ पर है? मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि काफी समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो गया। जब तारा यह बात सुनती है तो उसे बहुत गहरा झटका लगता है। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल चली जाती है। अपने ससुराल पहुंचकर वह कलावती से कहती है, निकल गई तुम्हारे मन की भड़ास, मिल गए तुम्हें पैसे, अब तो खुश हो गई ना तू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। तुझे अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना होगा। और रही बात मेरी, तो मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए यह घर छोड़कर। मैं कसम खाती हूँ इस घर में मरते दम तक नहीं आऊंगी। इतना बोलकर तारा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद चंदू वापस घर आता है। माँ जी, आप सब लोग इतने उदास क्यों हैं? और तारा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तारा यह घर छोड़कर चली गई। तेरे जाने के बाद उसने हम पर बहुत जुल्म किया। वह मुझे और तेरी बहन को घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन शुक्र है तुम्हारे चाचा जी का जो समय पर आ गए। उन्होंने तुम्हारे ससुर जी को बुलाया और तारा को उसके साथ ही भेज दिया। परंतु चंदू को उन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह तारा के घर जाने का निर्णय लेता है और वहां जाकर देखता है कि अब वहां पर कोई और रहने लगा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वह उनके पड़ोसी से पूछता है, चाचा जी, तारा और पिताजी कहाँ हैं? और ये लोग कौन हैं जो उनके घर में घुसे हैं? वह व्यक्ति चंदू को सारी बात बता देता है। जब चंदू ये सब बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरे पीछे से तारा के साथ कितना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। धिक्कार है मुझ पर। उसके बाद वह अपने घर जाता है और कलावती से कहता है, माँ, आपने जो कुछ भी तारा के साथ किया वह बहुत ही गलत किया है। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी थी जो आपने पैसों की खातिर उनको इतना परेशान किया? इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और आज के बाद मैं आपके साथ भी नहीं रहूंगा और अपने मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगा। जब कलावती यह सब बात सुनती है तो वह रोने लगती है। बेटा, भगवान के लिए मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी? कौन है मेरा जो बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा? परंतु इस बार चंदू उसे क्षमा नहीं करता और अपना घर छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके बाद चंदू तारा को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि तारा वहीं पास के गांव में रहती है। तब वो तारा के पास जाता है। तारा, मेरे साथ चलो। तुम बिना मेरा इंतजार किए घर छोड़कर कैसे आ गई? कम से कम मेरे आने का तो इंतजार कर लिया होता। तुम्हारा इंतजार कर लेती, लेकिन कब तक? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ कितना जुल्म हुआ। तुम्हारी माँ ने पैसे के लालच में मेरे पिता को खत्म कर दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। इसलिए मैं भी वो घर हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हें शहर में अपने पास ही रखूंगा। तारा ये सब बात सुनती है तो वह चंदू के साथ चलने को तैयार हो जाती है। उसके बाद वो कभी अपनी माँ से नहीं मिले। दुर्जनपुर नाम के एक राज्य में माधो नाम का एक गरीब आदमी रहता था। माधो बहुत ही बुद्धिमान था। अपनी गरीबी की अवस्था में भी वो सुख और संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, मगर घर में तो कुछ भी नहीं है, न बेसन, न घी और न ही गुड़। आप यह सब सामान किसी तरह ले आओ तो हम दोनों हलवा बनाकर खा सकते हैं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर यह सब सामान लेकर आता हूँ। इतना बोलकर माधो घर से बाहर निकल गया और बाहर आकर सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से सामान लाने के लिए कह तो दिया, लेकिन लाऊं कहाँ से? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर उसके दिमाग में विचार आया, चलो अपने पड़ोसी रामू के पास चलता हूँ, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब माधो अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो रामू ने कहा, अरे माधव, तुम आओ। क्या हाल चाल है भाई? और बताओ,
भाभी कैसी है? और सब तो ठीक है भाई, मगर अचानक कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें चुका दूंगा। रामू मन ही मन सोचने लगा। यह गरीब कहाँ से पैसे चुकाएगा? अगर इसे कुछ दे भी दिया तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो माधो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब हूँ। आजकल मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में तुम्हें क्या बतलाओ। आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो बाजार से उसके लिए कुछ ला सकूं। तब तो मैंने तुम्हें बेवजह ही तकलीफ दे दी। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। इतने में रामू की पत्नी ने आवाज लगाई। अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है, जल्दी से आ जाइए। रसोई घर से आई पत्नी की आवाज सुनकर एक बार तो रामू हड़बड़ा गया, मगर फिर तुरंत वो स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा माधो, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। इसके बाद माधो उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर माधो सोचने लगा, लगता है रामू मुझे कुछ देना ही नहीं चाहता था, इसलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से कितनी अच्छी सुगंध आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करो, किसके पास जाओ, कौन देगा मुझे उधार। लगता है पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते माधो की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर माधो ने पूछा, क्यों भाई, यह किसका मकान है? आज इतनी सजावट क्यों है यहाँ पर? अरे तुम्हें नहीं मालूम, ये नगर के सेठ राम प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 वर्ष बाद सेठ जी के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वो खर्चा नहीं करेगा तो कब करेगा? आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। इतना बोलकर वो राहगीर वहाँ से चला गया। माधो सोचने लगा, कल यहाँ दावत होगी, मगर मेरी पत्नी की इच्छा तो आज हलवा खाने की है। माधो कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसके मन में एक उपाय आया और वो वहाँ से निकलकर सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर बोला, राम राम सेठ जी, आपके पास गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होंगी? अरे आओ, राम राम भैया, राम राम। कहाँ से आए हो? मैं सेठ राम प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण है ना? लड़का हुआ सेठ जी को? अच्छा, सब तो हमारी तरफ से बधाई देना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए सेठ जी को? यह तो मुझे पता नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा था कि लाला ताराचंद के यहाँ पर पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां है और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है। इस साथ लेते हैं और उस हाथ बेच देते हैं। फिर भी यूँ समझ लो कि कम से कम 10-20 बोरियां जरूर होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूँ। माधो ने एक पाव बेसन लिया और वहाँ से चलता बना। इसके बाद माधो वहाँ से एक घी के व्यापारी के पास पहुँचा और बोला, राम राम लाला जी। अरे राम राम भैया, राम राम। घी के 40 पीपे होंगे सेठ जी। 40 पीपे मिल तो जाएंगे, और तू ये बता कि तू आया कहाँ से है? किसने भेजा है तुझे? सेठ जी, राम प्रसाद जी के यहाँ कल बेटे का नामकरण है ना, वो घी के लिए पूछ रहे थे। उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। अरे तो कल जो घी दिया था वो मिलावटी का था। जाकर कह देना अपने सेठ से, लेना है तो ले, नहीं तो नमूना वमूना हम नहीं दिखाते। उसकी बात सुनकर माधो हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। माधो एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुँचा और उससे वही बातें बोल दी। उसकी बातें सुनकर सेठ कहने लगा, अरे सेठ राम प्रसाद ने हमें याद किया, यह तो हमारे धन्य भाग है। तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में माधो को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। माधो बड़ा ही खुश होकर वहाँ से घी लेकर चलता बना। इसके बाद माधो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया
और उसे भी यही बात कही। उस सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक पाव गुड़ माधो को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले चोखा गुड़ है, और जल्दी लौट कर बता कि गुड़ की कितनी बोरियां चाहिए। माधो गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। वह शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। उसकी पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आई। मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। उसकी पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात यह थी कि उसी रात राज्य के राजा दुर्जन सेन भेष बदलकर घूम रहे थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर माधो अपनी पत्नी से कह रहा था, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। वो अपना पड़ोसी है ना रामू, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो हम दिया बाती जलाए बिना ही अंधेरे में बैठकर हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी समय राजा भी घर के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा कुछ जल्दी ही खत्म हो गया। इस पर माधो और उसकी पत्नी दोनों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। माधो ने अपनी पत्नी को कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया। उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जला दिया। तभी माधो ने देखा कि वहाँ पर तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। नहीं भाई, अभी तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं लेते। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए वो कम पड़ गया। मैंने बड़े ही मुश्किल से कुछ न कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा किया था। उसकी बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और कहने लगा, अच्छा, जरा बताओ तो कि तुम किस प्रकार से यह सामान लेकर आए थे? राजा के प्रश्न के उत्तर में माधो ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बताई कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। भाई अब सारा सामान खत्म हो गया, अब और हलवा नहीं बनाया जा सकता। मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे ये स्वर्ण मुद्रा भी नहीं ले रही, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराजा दुर्जन सेन के दरबार में जाना, वो अवश्य ही तुम्हारी कोई न कोई सहायता करेंगी। इतना कहकर राजा दुर्जन सेन वहाँ से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने एक पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम माधो है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अगले दिन सुबह के समय माधो की पत्नी ने अपने पति से कहा, आज आपको तो राजमहल के लिए जाना है। आज आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले लेनी चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल जाकर तो देखिए क्या होता है। और जहाँ तक उनके उपहार देने की बात है, तो मैंने परसों ही एक कबूतर पकड़ा था। उसे पालतू बनाने के लिए मैंने उसके पर काट दिए। आप तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाते हो और मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। मैंने सोचा कि उसे कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। माधो अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा के पास आकर कहा, महाराज की जय हो। महाराज, एक दूत आपसे मिलना चाहता है। उस दूत को तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। उस दूत को राजा के सामने उपस्थित किया गया। महाराज की जय हो, मैं बहादुरगढ़ की राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है राजदूत? हमें बताओ।
महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर इसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और कुछ गेहूं के दाने उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है। हमारे महाराज को आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? उफ, इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। बहादुरगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल है। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, चंद्रभान, बताइए इस पैगाम का क्या अर्थ है? परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं दे सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। बहादुरगढ़ के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सके। तभी राज दरबार में माधो का आगमन हुआ। माधो ने महाराज को देखकर प्रणाम किया और उन्हें देखते ही माधो समझ गया। अरे, यह तो वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। आओ मित्र, तुम्हारे राज दरबार में आने की बात तो हम भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई प्रबंध नहीं करवाया। महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो नादान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। अरे, इसमें माफी की क्या बात है, बल्कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी हम तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा और माधो की बात को कोई मंत्री और दरबारी नहीं समझ सका। माधो राजा के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं, इसीलिए वह बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चाहे तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हो। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर माधो को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर माधो ने कहा, तो आपको बहादुरगढ़ के राजा के इस पैगाम ने परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। मित्र, अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। माधो ने अपने पिंजरे में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और फिर उसने आगे बढ़कर सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया। यह देखने के बाद बहादुरगढ़ से आए हुए राजदूत ने महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने माधो से पूछा, एक बात बताओ मित्र, तुम यह कबूतर किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। असल में बात यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है। कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। राजा ने बड़ी खुशी से माधो का उपहार स्वीकार किया और फिर कहने लगे, एक बात और बताओ मित्र, तुमने बहादुरगढ़ के राजा के पैगाम का क्या अर्थ लगाया और उसका जो उत्तर तुमने दिया वह क्या था? अरे, यह तो बहुत ही मामूली सी बात है महाराज। बहादुरगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर अपनी सेना द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से बंदी बनाने का संदेश भेजा था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दानों को साफ कर दिया और उन्हें यह संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। माधो की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश मित्र, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर हमें बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। मंत्री जी, माधो के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद माधो राजा का विशेष सलाहकार बनकर अपना जीवन बिताने लगा।